देखकर आदित्य साधु को सारी घटना बताने लगा। हाँ, सारे गांव में मुझे चतुर लकड़हारे के नाम से जानते हैं सब लोग। मेरी पत्नी रोज मुझे यही ताने मारती है कि हमारी चतुराई कौन से काम की। बस यही कहानी है हमारी। आदित्य की बात सुनकर साधु आदित्य की ओर देखकर बोले, निराश मत हो। तुम्हारी पत्नी की बातों से मैं अंदाजा लगा चुका हूं कि वो बहुत जल्दबाज स्वभाव की है, परंतु तुम्हारी ईमानदारी और चतुराई तुम्हें एक दिन बहुत बुलंदियों तक ले जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज एक अभिमंत्रित जल की छोटी सी शीशी निकालकर आदित्य को देते हुए बोले, ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। कैसी भेंट साधु महाराज? कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा बहुत ही शक्तिशाली शत्रु आ जाए जो तुम पर हावी होने लगे। जब तुम देखो कि तुम उसके पूरी तरह से कब्जे में आने लगे हो और तुम हार सकते हो, इस पवित्र जल का उपयोग करना। साधु की बात सुनकर आदित्य उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा। समझ लो कि यह मेरी तरफ से तुम्हारी चतुराई की एक परीक्षा है। इससे आगे तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा और मेरे शब्दों का अर्थ निकालना है। याद रखना, अगर इस परीक्षा में तुम खरे उतरे तो फिर कभी भी तुम्हें अपनी पत्नी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। आदित्य ने शीशी को अपने पास रख लिया और जंगल में लकड़ियां काटना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर में लकड़ियां काटकर आदित्य अपने घर चला गया। अगली सुबह वो फिर जंगल की ओर निकला। आज हमें जंगल की गहराई में जाना चाहिए। सुना है कि जंगल की गहराई में लकड़ियां काफी मजबूत होती हैं और बहुत अच्छे दामों पर बिकती भी हैं। और मेरी पत्नी भी अक्सर मुझसे यही कहती है कि मैं जंगल की गहराई में जाकर लकड़ियां नहीं काटता। चल भैया आदित्य, आज तो चले जंगल की गहराई में, चलो। इतना कहकर आदित्य कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई में निकल पड़ा और पेड़ों को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद आदित्य की नजर एक बहुत ही घने और विशाल वृक्ष पर पड़ी। हाँ, इस पेड़ की लकड़ी तो दूर से ही बहुत अच्छी मालूम पड़ रही है। हाँ, ये बहुत अच्छे दामों में बिकेंगी। इतना कहकर आदित्य उस पेड़ के नजदीक आ गया। वो कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में बहुत तेज पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल एक पक्षी आदित्य के सामने आकर बैठ गया और उसे एकटक घूरने लगा। ये मुझे ऐसे घूर काहे रहा है? इसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण सा मालूम पड़ता है। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी वो पक्षी रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। अरे बाप रे बाप, ये किस तरह का पक्षी है? तभी वो पक्षी मनुष्य की तरह बोल उठा। मुझे देखकर डरो नहीं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरे ही घर को तोड़ने जा रहे हो। मैं इस वृक्ष पर काफी समय से रहता हूँ। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से घबरा गया। अरे बाप रे, ये पक्षी तो मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर रहा है? ए भाई, कौन हो तुम? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल ये कि मैं तुम्हें अपना घर क्यों तोड़ने दूं? बताओ। तुम्हें पूरे जंगल में केवल यही वृक्ष मिला था काटने के लिए? बताओ। आदित्य, जो कुछ देर पहले घबरा गया था, अब अपने आप को संभालते हुए बोला, आखिर तुम हो कौन? पहले ये बताओ। यूं समझ लो कि मैं इस विचित्र जंगल का एक विचित्र पक्षी हूँ जो वर्षों से इस वृक्ष में वास कर रहा हूँ। तुम्हें अगर पेड़ काटना ही है तो इस पेड़ को छोड़कर बाकी किसी पेड़ को काट लो ना। इसी पेड़ को क्यों काटना है तुम्हें? बताओ। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और अपने मन में सोचने लगा। हाँ, ये पक्षी जरूर हमसे कोनो न कोनो रहस्य तो छुपाइए रहा है। कुछ तो रहस्य है। तभी आदित्य अचानक मुस्कुराया और पक्षी की ओर देखकर बोला, ठीक है, हम तुम्हारे रहने के ठिकाने को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिलेगा ये बताओ। क्योंकि जो वृक्ष तुम्हारा घर है ना,
उसकी लकड़ी हमको बहुत पसंद आई और ये बाजार में बहुत अच्छे दाम में बिकेगी। बताओ भला क्या मिलेगा हमको उसके बदले में? पक्षी आदित्य को घूरने लगा। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। अरे एक मनुष्य को और क्या ही चाहिए, गजब करते हो तुम, मनुष्य की भाषा बोलते हो और इतना भी नहीं जानते। अरे भैया धन दौलत यही सब कुछ तो चाहिए, मैं सारा जीवन लकड़हारा थोड़ी ना बना रहना चाहता हूँ। पक्षी रहस्यमय अंदाज में बोला। ठीक है, मैं इस जंगल में काफी समय से रह रहा हूँ, मैं तुम्हें धनवान बनने में मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। शर्त बताओ, और ध्यान रखना मैं कोई मूर्ख लकड़हारा नहीं हूँ। हाँ, तुम अगले 3 दिनों तक सूरज उगने से पहले किसी से भी बात नहीं करोगे, ना पत्नी से, ना गांव के किसी भी व्यक्ति से। गजब है भाई, ये कैसी शर्त है? ये पहली परीक्षा है, अगर तुम अपने मन और वाणी पर नियंत्रण ना रख सके तो बाकी की 2 शर्तों का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और बोला। अच्छा, अगर बोलना मना है तो क्या लिख तो सकते हैं ना? बोलना नहीं है, बाकी तुम्हारी चतुराई के ऊपर है। आदित्य मुस्कुराया, उसे पहली शर्त समझ में आ गई थी। अब दूसरी शर्त सुनो। गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है, जो श्मशान के पास है, 3 रातों तक तुम्हें उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज उगने तक ठहरना होगा, लेकिन याद रखना किसी भी हाल में वहां से भागना नहीं। अरे लेकिन लोग कहते हैं कि वहां तो आत्माएं घूमती हैं। इसीलिए तो ये परीक्षा है, डर और विश्वास की। तीसरे दिन तुम्हें उस श्मशान की खुदाई करनी होगी, तुम्हें वहां पर एक मानव कंकाल की बड़ी सी हड्डी मिलेगी, तुम्हें उस हड्डी को सुरक्षित रखना है। और उस हड्डी का उपयोग क्या करना है ये भी बता दो। उसका उपयोग तुम्हें तीसरी शर्त में समझ में आ जाएगा। आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। अब तीसरी और अंतिम शर्त, जब तुम इन दोनों शर्तों को पूरी तरह से पूरे करोगे ना, तो तुम्हें दक्षिण के जंगल में जाना होगा। जंगल के दक्षिण में 2 वृक्ष हैं बिल्कुल साथ साथ, एक पेड़ सोने की तरह चमकता है तो दूसरा पेड़ चांदी की तरह चमकता है। तुम्हें उसके बीच के स्थान की खुदाई करनी होगी। और हाँ, एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर तुम दोनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करने में नाकामयाब हुए तो तुम्हें दक्षिण के जंगल में सोने और चांदी के पेड़ नहीं दिखाई देंगे। हाँ, आखिर सोने और चांदी के पेड़ के बीच में क्या मिलेगा भाई? जबकि हमारी आंखों के सामने सोने और चांदी का पेड़ होगा तो वही तो हमारे लिए खजाना होगा। ये सुनकर पक्षी प्रसिद्ध अंदाज में मुस्कुराया और आदित्य से बोला। अब तुमने की ना वाकई में चतुराई वाली बात। मेरी बात सुनो, असली खजाना उस धरती के नीचे है। जब तुम उसे खोदोगे तो तुम्हें उसके नीचे जमा हुआ काला पानी दिखाई देगा। श्मशान घाट से जो हड्डी तुम निकालोगे, उस हड्डी को उस जमा हुए पानी में रख देना और फिर उसके बाद तुम चमत्कार देखना। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम धनवान नहीं बन पाओगे, समझ गए? ये बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया और कुछ क्षणों के बाद बोला। ठीक है, मुझे तुम्हारी 3 शर्तें मंजूर हैं। पक्षी ने रहस्यमय स्वर में उत्तर दिया। तो फिर ठीक है, जैसे जैसे तुम शर्तें निभाते जाओगे मैं अपनी दिव्य शक्ति से जान जाऊंगा। इतना कहकर रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ वो पक्षी वहां से गायब हो गया। आदित्य फिर से उस दिन खाली हाथ घर वापस लौट आया। घर पर जब रूपवती ने आदित्य को खाली हाथ देखा तो वो बुरी तरह से भड़क उठी। अरे, आज फिर जंगल से खाली हाथ आ गए, लकड़ियां कहाँ है? मगर आदित्य अपनी पत्नी रूपवती का कोई जवाब नहीं दिया।